what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe and हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन का पूरा मजा ले रहे होंगे। इस बीच हम एक नई वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर होते हैं जिसमें हम कूलाम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स के बारे में जाना था, लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पर चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स जो हमारा कूलाम का लॉ है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। चलो, लेकिन इससे पहले जानने से पहले हम एक चीज और जानते हैं। हमें इससे पहले कूलाम के नियम जैसा एक दिखता हुआ फार्मूला था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन। तो उसमें क्या होता था कि आपको फोर्स मिलता था, वो फोर्स किसके बराबर होता था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर शर्त क्या रहती थी कि आपका पहले कहते थे F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास दो प्लैनेट्स या दो आपके पास बॉडीज हैं, पहले का मास m1 दूसरे का मास m2 और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, तो हम कहते हैं कि जो दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है जो कि अट्रैक्शन का होता था, हम जानते हैं वो क्या होता है, दोनों के मासेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की दूरी के इनवर्स के स्क्वायर के बराबर, इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को हम सम करते थे तो आपको मिलता था F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम इसको गायब करेंगे तो हमको ये क्वेश्चन मिलता था। ऐसा ही कुछ दिखने वाला हमारे पास अभी कूलाम का फोर्स आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक इसकी मदद क्यों ले रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं ये चीज होता क्या है। आप बहुत सारे फोर्सेस देखोगे जिसमें 1 अपॉन r स्क्वायर मिलेगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक, इनवर्स स्क्वायर रूल जिसमें आपका 1 अपॉन, अगर r के देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर ये दोनों को हम दूरी बढ़ाते जाएंगे दोनों का फोर्स कम होता चला जाएगा, लेकिन 1 अपॉन r भी चल सकता था कम होने में। r स्क्वायर क्यों होता, ये केपलर ने प्रूव किया था। तो यहाँ पर उसी की बेसिस लेते हुए बहुत सारे फोर्सेस में 1 अपॉन r स्क्वायर यूज करते हैं। तो इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक, मिल जाएगा। अगर आप लोग IIT या नीट के पेपर पढ़ोगे या फिर उसकी बुक से पढ़ोगे तो वहां पर एक वर्ड ही यूज करेंगे और हो सके आपको न समझ में आए, तो इसलिए हम बताना चाहते हैं पहले से इनवर्स स्क्वायर रूल मतलब 1 अपॉन r स्क्वायर। अब आते हैं हमारा कूलामियन फोर्स पर। कूलामियन फोर्स होता क्या है, चलो सबसे पहले हम जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। अगर कूलाम का नियम किसके बीच में लगेगा, दो आवेशों के बीच, दो चार्ज के बीच। तो हम चार्ज लेते हैं सबसे पहले, इसको लेते हैं प्लस Q। ठीक, इससे r दूरी पर एक और चार्ज लेते हैं, कितनी दूरी है दोनों के बीच में, स्मॉल r दूरी का। ठीक, एक चार्ज हमारा ये है, एक चार्ज हमारा ये है। चलो, अच्छा दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में कौन सा होगा, रिपल्सन रहेगा कि अट्रैक्शन रहेगा। तो बेसिकली जैसे कि आप जानते हो इसमें रिपल्सन रहेगा। ठीक, इसलिए जब भी हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो हम चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेते। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये होता है अगर दोनों पॉजिटिव तो दोनों के बीच में रिपल्सन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों के बीच में अट्रैक्शन, और दोनों नेगेटिव तो दोनों के बीच में रिपल्सन। ठीक, अब यहां पे कहते हैं कि कूलाम ने बताया, हमारे साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था कूलाम, उन्होंने 1785 1785
तो हमारे एक साइंटिस्ट थे कूलाम, जिन्होंने 1785 में 1785 में एक अपना रूल दिया जिसको हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। जिसके हिसाब से क्या था कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है, उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहां पर आप प्लस और माइनस नहीं लोगे। मैग्नीट्यूड मतलब उनका सिर्फ मान, जैसा भी अभी कहा जाए पॉजिटिव चार्ज है तो इसका होना चाहिए 1.6 × 10⁻19, लेकिन अगर माइनस क्यू है तो -1.6 × 10⁻19। ठीक, यहाँ प्लस माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ कह रहे हैं हम उसका परिमाण लेना चाहते हैं। तो जो दोनों के बीच लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। इन दोनों बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, एंड सेकेंड वन क्या है, इनवर्स स्क्वायर रूल 1/r², कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों मतलब जो आपका फोर्स वर्क कर रहा है इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। ठीक, अब इन दोनों को सम अप करेंगे, सम अप करने पे क्या आएगा, Q1 Q2/r²। नेक्स्ट टर्म में आएगा, अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, और ये जो आपका फार्मूला आता है इसको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक, तो उन्होंने कूलॉम्स लॉ ने क्या बताया कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। The force acting between two charges is directly proportional to the magnitude of charges and is directly proportional to the magnitude of the charges, or it is the force acting between it जो कट कर देंगे। And the force acting between two charges is directly proportional to the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक, तो ये आपका हो गया कूलॉम्स लॉ। अब ये आ गया हमारा फार्मूला, लेकिन यार अभी आप कहोगे, अगर आपने पहले कहीं देखा होगा तो आप कहते हैं कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता फार्मूला, और यहाँ पर K लिखा हुआ है। तो इसके बारे में अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो समझ में कूलॉम के नियम में आपको क्या लिखना है, आप उसमें आप किताब से या फिर अपने मन से जो हमने बताया उसको आप फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे उस फार्मूले में m1 m2/r² g की एक स्पेसिफिक वैल्यू थी, वैसे यहां पर भी k की एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाली गई जिसकी वैल्यू हुई 9 अप्रोक्सीमेटली। ठीक, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू हुई। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें। फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे आना शुरू हुए, आपको फार्मूला क्या मिला, फार्मूला आपको मिला F बराबर K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन यार के यहाँ पर थोड़ा, जब अभी आपने थोड़ा आगे पढ़ोगे तो आप जानोगे कि जब एक प्रकाश की किरण चढ़ती है तो अपने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती है। ठीक, और इस तरीके से आपने प्रकाश की चाल ये निकाली, प्रकाश का स्पीड आपने ये निकाली है। ठीक, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ निकाल लो, क्योंकि ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी इसी से। तो यहाँ पर सेटिंग करने के लिए के की वैल्यू आपका, ये पूरी सेटिंग है यहाँ पर। अभी आप जब वहां पहुंचोगे मैग्नेटिक फील्ड में, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कैसे ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। Q1 Q2 अपॉन आर के बराबर ये लिखा जाता है। किसके लिए? सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए इसको हम फॉर कन्वीनियंस आपके बराबर इतना पुट करते हो। तो आपका ओरिजिनल फार्मूला क्या बन जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहां से आपको क्या पता चलता है कि के की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁹ तो मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 9 × 9.0 × 10⁻⁴। ठीक, इसमें आएगा न्यूटन में। यही आपका कूलॉम का नियम है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक नया टर्म दिख रहा है, 4 पाई आपको समझ में आता है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट, इसको जो हल्का सा सी बना के ऐसे हम कट कर देते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। और जब भी किसी के साथ जीरो लग जाए तो इसको बोलते हैं नॉट। ठीक, ये चीज आप समझ लो। अभी आपको फिजिक्स में ऐसे पढ़ना है, आप ऐसे म्यू बनाते हो म्यू नॉट, ईटा बनाते हो ईटा नॉट, तो जिस भी सिंबल के साथ जीरो लग जाएगा वो बन जाएगा नॉट। ठीक, तो यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो है क्या, उसकी वैल्यू कितनी है? तो यहां सबसे आते हैं, आपका क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट है क्या? तो सबसे पहले चीज क्या बताना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसको मानेंगे, इसको बोलेंगे क्या? तो आप जान लो एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी, ऑफ वैक्यूम और एयर, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। आप जब मैग्नेटिक फील्ड हो जाओगे तो हमें म्यू नॉट मिलेगा, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी। ठीक, वैद्युतशीलता, चुंबकशीलता। ठीक, अच्छा, अगर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी हो गई निर्वात या वायु की, तो एप्सिलॉन क्या होगा? एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एन मीडियम। ठीक, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक, तो एप्सिलॉन को पता चला कि एप्सिलॉन क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर एप्सिलॉन लिखा है तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है ये वैद्युतशीलता या परमिटिविटी क्या है? तो आप याद रखो कि जब भी कोई आवेश इंटरैक्ट करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, तो ये माध्यम पे डिपेंड होता है। माध्यम मतलब जो इनके बीच में सामान रखा है, जो इसके बीच में है। जैसे भी हम कहें कि इन दोनों के बीच में हवा है,
तो ये दोनों अलग तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, मतलब दोनों के बीच बल का मान बदल जाएगा। अगर हम दोनों के बीच कहते हैं पानी है तो और बल का मान बदल जाएगा। ठीक, समझने की बात है कि अगर ये दोनों हमारे आवेश अलग अलग माध्यम में रखे होंगे तो अलग अलग बल प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो एप्सिलॉन है उसी बल का मान बताता है कि यार बल किस टाइप से कितना ज्यादा है कितना कम लग रहा है। ठीक, अच्छा, आपको ऐसा पता चल चुका है कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। इस फार्मूले में, कूलाम के नियम के फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, जो कि बताता है कि दो चार्ज अगर अलग अलग माध्यम में रखे जाए तो किस टाइप से वो इंटरैक्ट करेंगे, किस टाइप से उनका बल लगेगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, निर्वात में सबसे पहले चीज निर्वात मतलब आपका वैक्यूम और एयर, निर्वात और एयर में दोनों लगभग बराबर होता है। आपका एयर का अभी पता चलेगा आगे कि वॉट पॉइंट कुछ होता है, पर छोड़ो उसको, रहने दो, उसको अभी बाद में कवर अप करते हैं। पहले आने में निर्वात और वैक्यूम दोनों सेम कंटेंट के लिए यहाँ पे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट यूज होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक, तो हमको एप्सिलॉन नॉट पता चल गया, लेकिन यार एप्सिलॉन नॉट की कुछ अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उसको निकालना पड़ेगा। जैसे भी हमने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन नॉट की भी कुछ वैल्यू होगी, उसको हम फाइंड करेंगे। तो एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दिया जाए। ठीक, यहाँ क्या आएगा 1/9 × 10⁹9 और इंटू 4 पाई। ठीक, एग्जैक्टली आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8.85 × 10⁻⁻12। ये हो गया क्या, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यार अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट एक क्वांटिटी बन रही है, भले ही कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन यार इसकी यूनिट होनी चाहिए। तो सबसे पहले यार हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हमको एक फार्मूला यहां लिखा था, अपॉन r²। अच्छा, यहां इस फार्मूले में देखा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाली जाए तो क्या आती है। इसको इधर रखा है तो इधर हो जाएगा f × r²। ये डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, और दोनों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से यहाँ आ जाएंगे डिवाइड में। ठीक, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर क्या लिखा है, यूनिट ऑफ f न्यूटन, यूनिट ऑफ r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर। थर्ड नंबर आता है हमारा q, यहां पे पता है कूलाम होता है, तो यहां पर हम कूलाम का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहां बात आती है कि यार ये इसको अगर हम इसका डायमेंशन लिखना है तो कूलाम से काम नहीं चलेगा, तो इसको हम लोग एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं, हमको एप्सिलॉन नॉट की जरूरत है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट का क्या आएगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट 4 पाई उधर जाएगा, और 1/, अगर इसको पलट दें तो ऊपर आएगा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर पलट जाएगा, आ जाएगा c² न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आप जानते हो ये 4 पाई की अपनी खुद की कोई यूनिट नहीं होती, तो 4 पाई यार यूनिटलेस है, तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। आपका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। जी आपको पता चला, जी आपको पता चला। अब थर्ड नंबर है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये जानते हो कि जो कूलाम होता है वो क्या होता है, अगर आवेश बताया जाए तो हम डायरेक्ट धारा की बात करते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक करंट,
तो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, मीन्स I बराबर होता है Q बाई T। देन Q बराबर क्या होगा, I इंटू T, मीन्स कूलाम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, तो आपको कूलाम क्या मिल गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं, तो हम इसको हटाते हैं, कोई मतलब नहीं इसका। हम यहां पर चेंज करते हैं, आपको अगर डायमेंशन चाहिए तो आप पहले लिखोगे यूनिट, तो ये क्या आया, सी स्क्वायर। अब ये कूलाम स्क्वायर, कूलाम की जहां लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, क्योंकि आप जानते हो आपका जो Q बराबर आया था IT। अब I क्या होता है, एम्पियर, और T क्या होता है, सेकेंड, सब है। तो यहां पर इसकी यहां पर 80 लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा न्यूटन। आप न्यूटन को फुल फॉर्म जानते हो, MLT-2, और मीटर का आप जानते हो L2। ठीक, अच्छा न्यूटन का कैसे होता है MLT-2, तो आप यहां से देख लो, न्यूटन क्या होता है, F बराबर ma, m का क्या होता है, मास, मास के लिए हम यूज करते हैं m, और a क्या है, एक यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड -2। ठीक, तो ये हमारा यूज हो सकता है, यहां पर यूज किया। अब आते हैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। m ऊपर जाएगा तो m-1, l 2 है 3 हो जाएगा तो l-3, t ऊपर जाएगा, अच्छा पहले a की बात करें तो a2 हो जाएगा, और t ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 पहले t है, ऊपर 2 पहले t हो जाएगा 4। तो आपको क्या मिला, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। डायमेंशन आपका एग्जाम में ऐसे तक पूछता है। अच्छा बच्चों, हमने कूलाम का नियम फ्री स्पेस या एयर के लिए हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन अगर फ्री स्पेस या एयर की जगह कोई मीडियम हो, मीडियम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका वाटर हो जाए, मेटल हो जाए। ठीक, तो यहां पर आपके कई मीडियम हो सकते हैं, बदल बदल के मीडियम आप रखने पर उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसकी बात हम करना चाहते हैं। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं डाइलेक्ट्रिसिटी। डाइलेक्ट्रिक या फिर परावैद्युतांक, ये होता क्या है। चलो, हम 2 टाइप की चीज पढ़ते हैं। हमने कितने टाइप के पढ़े हैं मटेरियल। सबसे पहला आपने पढ़ा कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, उसके बाद आप पढ़ते हो सेमी कंडक्टर। ठीक, और एक आप पढ़ते हो सुपर कंडक्टर। इस इंसुलेटर की कभी बात नहीं होती। इंसुलेटर में क्या होता है, आप अगर आपको पता हो उसको बोलते हैं चालक, हिंदी में जान लो, कुचालक, सेमीकंडक्टर बोलेंगे अर्धचालक, और सुपर कंडक्टर बोलेंगे, सुपर कंडक्टर का उतना ध्यान नहीं छोड़ो। इंसुलेटर क्या होते हैं, आपको याद होगा चालक क्या, जिसमें धारा आराम से प्रवाहित हो सके, जिसमें हम करंट फ्लो करें और फ्लो कर जाए। इंसुलेटर में धारा प्रवाहित आसानी से नहीं होती। इंसुलेटर का ही एक पार्ट होता है परावैद्युतांक। यहाँ पर बॉन्ड तो बने होते हैं, जो बॉन्ड जैसे अब कंडक्टर में कहा जाए कि बॉन्ड्स आराम से ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और हमें धारा मिलने लगती है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड जो बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइट बंधे होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होते और ना इलेक्ट्रॉन मिल पाता और ना धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा रोल निभाते हैं कि ये पोलराइजेशन कर देते हैं।
पोलराइजेशन मतलब अगर हम इधर पॉजिटिव 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 बनाते चले जाएं और इधर नेगेटिव 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 बनाते चले जाएं तो इसके बॉन्ड पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज मतलब कि अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव तो इधर इसके पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव है तो इसके अंदर के नेगेटिव बाहर आ जाएंगे। किसकी वजह से? पोलराइजेशन, क्योंकि यार नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण से क्या होगा, दोनों के बीच में पोलराइजेशन होगा। तो ये जो रोल निभाने लगता है इंसुलेटर, जब ये रोल निभाने लगता है तो इसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक या फिर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, सिंपल सा रोल है। ठीक, अगर ये परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कहला रहा है तो इसकी कुछ नापने की क्षमता होगी। तो यहां पर इनको नापने की क्षमता को दिखाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, अब बेसिकली आपको समझ में आ भी रहा होगा कि हम जो डाइलेक्ट्रिक रखेंगे वो किसके बीच में रखेंगे? आवेशों के बीच रखेंगे। तो कैसा वर्क करेगा, बल बढ़ेगा घटेगा, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे कूलाम का नियम मीडियम में, फ्री स्पेस नहीं मीडियम में, तो डाइलेक्ट्रिक का जरूरी, क्योंकि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब परावैद्युतांक होना चाहिए। तो हम आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ। For and medium whose dielectric constant is K। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर इस पूरे फॉर्मूले में देखा जाए तो दो आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर कर रहा है? इस एप्सिलॉन नॉट पे। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उसी के साथ हम अपना क्या ऐड कर देंगे? K, उसी के बगल में जस्ट। तो ये फार्मूला किसके लिए बन जाएगा? अगर ये बंदा हमारा एयर के लिए था तो ये किसी मीडियम के लिए हो गया। एक फार्मूला हमारा जस्ट चेंज हो गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने लेक्चर पीछे देख करके देखोगे तो हम यहां पर अगर एप्सिलॉन नॉट के को एक कॉम्पैक्ट रूप दे सकते हैं, जो क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, जो कि क्या हो जाएगा? किसी माध्यम की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ ठीक। तो हम इसमें मॉडिफाइड कर सकते हैं अपना फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम एप्सिलॉन लिख दें। एप्सिलॉन का मीन्स क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट इनटू के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारा 1 था, ये हमारा 2 था और ये हमारा 3 बना। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर इन दोनों बंदों में कौन बड़ा होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम दो चार्ज लेते हैं, एज्यूम करो दो चार्ज हमने लिया Q1 Q2, इनके बीच में पहले क्या थी? एयर। तो आपका फोर्स क्या लगा? F एयर। ठीक, इनके बीच में कोई एक मीडियम आ गया जिसका परावैद्युतांक K है, बाद में किसका इनका क्या हो गया? F मीडियम। तो दोनों में क्या रिलेशन बना? बढ़ गया, घट गया, क्या हुआ? हमको इसके बारे में जानना है। तो हम क्या करें? इक्वेशन 1/2 कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन
2। अगर इक्वेशन 1 डिवाइड करेगा इक्वेशन 2 से, तो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू, अच्छा ये एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के छोड़ के कट जाएगा, और 1/q q1 q2 अपॉन r स्क्वायर q1 q2 अपॉन r स्क्वायर कट जाएगा। इधर क्या बचेगा 1/1 k, ठीक। और ये ऊपर जाके आपका बनेगा 1/k बनना चाहिए, सॉरी, ये ऊपर जाके आपका बनेगा k। अब ये आपका क्या आ जाएगा एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं कि k का मान कभी 1 से कम नहीं होता, 1 का होता है, क्योंकि वो अगर हम k का मान 1 से कम रखेंगे तो बंदा माइनस में चला जाएगा और फोर्स माइनस में चला जाएगा, तो k का मान हमेशा कम से कम 1 होता है और इंफिनिटी तक जाता है, ठीक। तो 1 से कम हो नहीं सकता। अगर बंदा यहां पर 1 है तो ये दोनों आपस में बराबर, अगर ये k का मान बढ़ जाए तो क्या होगा, जो एफ एयर है वो किसका k गुना हो जाएगा एफ मीडियम का, मींस आपका जो एफ मीडियम है वो घट जाता है जब हम माध्यम को चेंज करते हैं। अगर हम k परावर्तन का माध्यम लेके आते हैं तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान घट जाता है, ठीक। और अगर यहां से देखा जाए, अगर आपको, अच्छा इसको नोट डाउन कर लेना है किसी तरह से, यहां थोड़ा सा और चीज बता दें, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि परावर्तन क्या होता है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एक परिभाषा दीजिए, एक डिफिनीशन दीजिए, तो आप सिंपली इधर से ले सकते हो। क्या कह दो, एप्सिलॉन नॉट k इक्वल टू एप्सिलॉन, देन k इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी किसकी है एंड मीडियम, और नीचे वाला क्या है परमिटिविटी ऑफ एयर। तो आप डाइलेक्ट्रिक की डिफिनेशन दे सकते हो कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द एयर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। दोनों का डिवीजन ही क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। इतना चीज क्लियर हो गया। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।